तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर 10th में लगभग 9 से 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। काफी लेंथी चैप्टर भी है, लेकिन इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसमें जितने टॉपिक है एक एक टॉपिक करके हम डेली पढ़ते रहेंगे। तो आप कंटिन्यूटी के साथ में ये चैप्टर पढ़ते रहना और वीडियोस देखते रहना। इसमें अपने करेंगे जो टॉपिक्स हैं, उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूं। मैं गुरनील सिंह, एमएससी केमिस्ट्री, एमए इंग्लिश लिटरेचर और बीएड मेरा किया हुआ है। इसके साथ में मैं टेट क्वालिफाइड हूं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्टेज होते हैं उनको क्वालिफाइड हूं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हाँ, जो हम टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस हम किसके बारे में लेके आएंगे, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस, इससे आप क्या समझते हो कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो वो डिफरेंट फंक्शंस, वो डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज जो हम डेली लाइफ में करते हैं, खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को लिविंग बीइंग रखने के लिए, या फिर हम क्या है कि अपने डेली लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो कौन कौन सी टाइप की लाइफ प्रोसेसेस हम शो करते हैं, तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, न्यूट्रिशन यानी कि हम जो खाना खाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वही क्या है, न्यूट्रिशन। उसी को अपने न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन से एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को एनर्जी देना, यानी कि आप चल पा रहे हो, फिर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, ये सारी चीजें एनर्जी के थ्रू ही तो हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो एनर्जी किसके थ्रू मिलती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। अब जो हमने खाना खाया है या एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी बॉडी तक या हमारी सेल्स तक कैसे पहुंचती है, तो वो पहुंचती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो वो इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। ये भी एक लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। इसके बाद में अगर अपने बात करें, तो हम जब खाना खाते हैं उसके बाद में एनर्जी बनती है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उनको बॉडी से बाहर निकालना भी तो जरूरी होता है। तो उसको अपने क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो यही 4 पार्ट है हमारे चैप्टर के। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एक्सप्लेन ब्रीफली, वही लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पहले देखा है। तो जो प्रोसेसेस है वो बेसिकली है, एक तो न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी कि हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो किसके लिए ऑब्टेन करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रिपेयर के लिए, कुछ सेल्स डैमेज हुए हैं या बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हुआ है उसके लिए, और मेंटेनेंस, हमारी बॉडी को ऐसे ही बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए क्या है, उस न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेना सराउंडिंग एंड यूजिंग इट टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए आउट एटमॉस्फेयर से एनर्जी, ऑक्सीजन लेना और उसका यूज करना ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन करने में, वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, it is the process of carrying food, oxygen, water and other substances from one part to one part of the body to another। हमारी बॉडी में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिशन, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी तक लेके जाने को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स and harmful byproducts by formed during energy production reaction from the body। बॉडी के जब एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कुछ हार्मफुल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको रिमूव करने की प्रोसेस या उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो मुझे लगता है ये चारों प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और
एक्सक्रीशन। बाकी जब हम इसको बाद में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तब और भी डीप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। Which are the outside raw material used by an organism? एक ऑर्गेनिज्म कौन से आउटसाइड मटेरियल यूज करता है? तो आउटसाइड मटेरियल जो यूज होते हैं वो क्या है? फूड है और ऑक्सीजन है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, फूड जो बने होते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन यूज्ड होती है इसको रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। कौन? फूड और ऑक्सीजन। The transportation system carries waste products away from the cells. Why is an excretory system still needed? जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को अवे दूर ले जाता है सेल से, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों नीडेड है? फिर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्यों है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि वो बॉडी के अंदर ही पार्ट्स को क्या करेगा? उस फूड पार्टिकल्स को घुमाता रहेगा, बाहर तो नहीं निकालेगा ना। वो ऐसे थोड़ी ना हम जमा ही करते रहेंगे वेस्ट मटेरियल को, तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना भी तो जरूरी है। तो उसके लिए टू रिमूव दीज वेस्ट प्रोडक्ट कंप्लीटली फ्रॉम द बॉडी एंड रिलीज देम इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए क्या हो जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम रिक्वायर्ड हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो ये चीज है। Name the process used by single-celled organism for ingestion of food, gaseous change and removal of waste. Why is the process insufficient in multicellular organism? अब जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारी तरह खाना नहीं खाते, वो सीधा इनगल्फ किया, डाइजेस्ट किया, बाहर निकाल दिया। तो हम ऐसा क्यों नहीं यूज कर पाते? हमें इतने सिस्टम की नीड क्यों है? तो भाई हमें एनर्जी भी तो बहुत ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी भी तो बहुत बड़ी है, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है, सेल्स डिफरेंटली कांटेक्ट करती हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैरी आउट इंजेक्शन, फूड एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ द वेस्टेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी के अंदर लिया, बाहर निकाला। लेकिन दिस प्रोसेस इज इनसफिशिएंट in multicellular organism because they have a large body size and complex body organization। जैसा आपको बताया, in multicellular organism cells are not in direct contact with the external environment and are located deep inside the body। हमारी जो सारी सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के। अगर मैं मानूं कि ये स्किन तो कांटेक्ट में है लेकिन इसके अंदर के ऑर्गन्स की क्या बात है? वो कहां कांटेक्ट में? हमारा हार्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के? तो नहीं है। तो उसके लिए वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू थोड़ी ना हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यूज की नीड रहती है। तो ये चीज है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, जो क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन, जिसमें आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स। और ये मेरा ही क्या कह सकते हो इसको आप? अवतार कहते हो क्या? हाँ, ये मेरा ही अवतार है ना, मतलब तो अच्छा रहूं इसमें भाई। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से ऑब्टेन करता है फूड को और फिर उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए, उसी को अपने क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि आउटर एनवायरनमेंट से फूड को लेना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, हमारी सेल्स रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपने बात करें तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो फूड जो ऑब्टेन करता है, फूड जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर से बनाता है। किससे बनाता है? इनऑर्गेनिक मैटर से। इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो लिविंग नहीं है, जैसे कि क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और इसके साथ में क्या हो सकता है? वाटर। इन्हीं को मिला के जो फूड बना लेगा, न्यूट्रिशन उसी से ऑब्टेन कर लेगा, उसी को अपने क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन जो अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, जो क्या करता है? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है और साथ में मतलब उसी से फूड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो वो उसकी अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती हैं, इसमें टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन,
सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन। तो ये टाइप जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन यानी कि हेटरोट्रॉफिक टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब खुद का खाना खुद बनाते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते। अब ये मत सोच लेना कि मम्मी ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करती है, खुद का खाना खुद बनाती है। नहीं नहीं नहीं, आप मतलब खुद का खाना खुद बनाने से मतलब यह है कि उन्हें दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो खाना अपने इनऑर्गेनिक मैटर से बना लेते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफी टाइप का न्यूट्रिशन। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक केमियो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनको बारे में भी अपने पढ़ लेते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो न्यूट्रिशन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट का, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जो अपना फूड बना लेते हैं इनऑर्गेनिक मैटर से, उनको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जो खाना बनाते हैं किससे, केमिकल से, यूटिलाइज करते हैं केमिकल एनर्जी को सिंथेसाइज करने के लिए फूड के लिए, उसको क्या कहते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या केमो ऑटोट्रॉफ्स जो उनका नाम होता है। और इस टाइप की प्रोसेस क्या कहलाती है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये शो करते हैं सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ टाइप के बैक्टीरिया इस टाइप की न्यूट्रिशन शो करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेटिक ये ग्रीन प्लांट शो करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी शो करती है। हाँ, ये सब क्या कौन सा शो करते हैं, ये फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं और इन्हीं को फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अगर अपने बात करें, ये देखो आप इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझ सकते हो। लाइट एनर्जी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। कौन, क्लोरोप्लास्ट इसको कन्वर्ट कर देता है। और ये यूज होती है किसके द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। इसको अपने क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। और जो ये शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जो केमिकल एनर्जी है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं CO2 को किस में, कार्बोहाइड्रेट में। किसके द्वारा, केमिकल्स के द्वारा। उन्हीं को क्या कहा जाता है, उस टाइप के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, केमोसिंथेसिस। या इन टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, केमो ऑटोट्रॉफ्स। ये है अपनी बात इसमें, जो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स है उनमें दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स हैं, एक लाइट से बनाते हैं अपना फूड और एक किससे बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से। जो लाइट से बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स और जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं वो केमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब अपने बात करते हैं ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर में ऑटोट्रॉफी टाइप के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस उनका फूड बनाने की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोफिल with oxygen released as a product, as a byproduct। यानी कि इसके साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। ये रिएक्शन आप देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लेना इसको। कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल क्या होती है, इनकी साइट ऑफ सिंथेसिस होती है। इस जगह पर क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में क्या बनता है, वाटर, और ये निकलती है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे। बाय प्रोडक्ट मतलब कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। आप जो कहते हो ना कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही छोड़ते हैं। जब वो अपना खाना बना रहे होते हैं तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे लिए ऑक्सीजन जनरेट करते रहते हैं। इसीलिए प्लांट्स आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। घर में अगर स्पेस है तो वहां पर प्लांट लगाएं, इससे इन्वायरमेंट भी कूलर रहेगा, ठंडा रहेगा और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो ये बात है हमारे जनरल
चीजों के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है उसके दौरान कुछ इवेंट्स होते हैं, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो वो स्टेप्स कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहला जो स्टेप है जो फोटोसिंथेसिस होने के दौरान शो होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले कि जो लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें जो लाइट एनर्जी है उसमें क्या होता है कि, एक मिनट, जो प्रोसेस है लाइट में, इसमें अब्जॉर्प्शन के टाइम पे लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीफ में। और इसी वजह से लीफ का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ये क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट भी है, इसको याद रखना भाई। तो यहां पर कलर क्या होता है? ग्रीन, जिसकी वजह से क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, दूसरा होता है कन्वर्जन। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ज कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। इसमें केमिकल एनर्जी में कौन करता है? क्लोरोफिल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर क्या कर दिया जाता है? और वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। और फिर होता है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके क्या बना दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको अपने क्या कहते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये बनता है। तो ये चीज है, ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब्जॉर्प्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन के साथ में क्या हो जाता है? एक सेकंड भाई, अब्जॉर्प्शन हो गया। अब्जॉर्प्शन के साथ में पहले लाइट अब्जॉर्ब कर ली गई क्लोरोफिल के द्वारा, फिर कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। फिर स्प्लिटिंग होती है, वाटर को स्प्लिट कर दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर रिडक्शन होता है, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी जाती है? रिड्यूस कर दी जाती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। तो ये पूरी प्रोसेस, एनर्जी, लाइट एनर्जी आई, क्लोरोफिल के द्वारा अब्सॉर्ब किया गया, फिर उसने वाटर मॉलिक्यूल, उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, उसने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस चलती है किसमें? फोटोसिंथेसिस के स्टेप में। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जिसके बारे में बार बार बात हो रही थी। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर्ड। 9th में पढ़ते हो ना आप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कौन सा किस कलर का होता है? प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीव्स, पत्तियों, लीव्स की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला था ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या कहलाती है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट, दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल, विच ट्रैप्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से आने वाली सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली लोकेटेड जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस है उसके थोड़ा ऊपर क्या होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं लीफ में ऑफ द लीफ एंड अपीयर एज स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन लीफ सेल्स। लीफ सेल्स में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। तो ये चीज है, ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात थी। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ। लीफ जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस उसको कहते हैं। डर्मिस का मतलब ऐसे स्किन होता है, एपी मतलब आउटर होता है, तो आउटर स्किन जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? अपने एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये चीज है जो लीफ की प्रोटेक्शन करने का काम करती है, लीफ को आउटर चीजों से बचाने का काम भी करती है, वाटर लॉस को भी रोकने का काम करती है ये। अपर एपिडर्मिस, upper epidermis consists of a single layer of transparent cells without chloroplast. It is covered by a waxy cuticle, protects the internal tissue of the leaf and prevents excessive loss of water through respiration. तो जो उसमें बाद में एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे थोड़ा सा क्या रहती है? अपर एपिडर्मिस रहती है, जो क्या है? ट्रांसपेरेंट सेल से बनी रहती है, लेकिन इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता? क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता। और साथ में ये क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर लॉस को होने से रोकती है, यानी पानी इवेपोरेट होकर ज्यादा उड़े नहीं, प्लांट के अंदर बना रहे। तो ये भी जरूरी है। फिर बात करते हैं लोअर एपिडर्मिस की। जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें
नीचे की जो है लीफ के नीचे वाली एपिडर्मिस, अगर आप उसको देखोगे तो आपको छोटे 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 पोर्स दिखाई देंगे लीफ में। तो वो किस चीज के होते हैं? वो पोर्स होते हैं न्यूमरस स्टोमेटा के, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसोसियस एक्सचेंज, जो गैस का एक्सचेंज होता है प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। दोनों बातें कैसे करती है? दोनों बातें ही होती है प्लांट में, बताएंगे आगे आपको। तो गैसोसियस एक्सचेंज होता है एंड अलोज गैसेस टू इंटर एंड लीव द लीफ, जो क्या करता है? गैस को अंदर आने में भी मदद करती है और गैस को बाहर निकलने में भी मदद करती है, दोनों काम करती है। स्टोमेटा की अगर बात करते हैं, स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट लोअर एपिडर्मिस, ज्यादातर लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है इसमें। तो ये है, तो दे अलो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और लीफ के बीच में गैसोसियस एक्सचेंज को होने को ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, होने देते हैं। किसकी वजह से हो पाता है? इस स्टोमेटा की वजह से हो पाता है। तो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं, ये रहा सारा स्ट्रक्चर, ये रही लीफ। कौन रही? लीफ। ये इसकी स्ट्रक्चर रही, ये इसका क्या है? ये एपिडर्मिस होगी, ये अपर एपिडर्मिस जो कि वैक्सीक्यूटिकल की बनी होती है। ये बीच में क्या आ गए? क्लोरोप्लास्ट आ गए, बीच में एयर स्पेसेज आ गए, गार्ड सेल्स आ गई, और ये लोअर एपिडर्मिस आ गई। इसमें ही क्या रहती है? इसको गार्ड सेल्स से कवर्ड रहते हैं कौन? स्टोमेटा सेल्स। तो ये क्रॉस सेक्शन है, आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ा करोगे, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है? गार्ड सेल्स आर बीन शेप्ड दैट सराउंड द स्टोमेटा ओपनिंग पोर। यही जो होती हैं इसी को क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये बीच का पार्ट को अपने जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा कहते हैं। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसकी क्या होती है? रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। दस कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस एंड आउट ऑफ द लीफ। गार्ड सेल्स इस तरीके से जुड़ी रहती हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने देती है, जिससे क्या है? वाटर का ट्रांसपीरेशन होना, पानी का वेपोरेट होके उड़ना, उसको और गैसोसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही गार्ड सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? गार्ड सेल। ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, समझ में आ गई बात? तो ये रही गार्ड सेल्स और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा और फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो पहले अपने इसको समझ लेते हैं। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है? ये ओपन्ड है, ये ओपन्ड है और ये क्लोज्ड है। जब गार्ड सेल्स क्या होती हैं, इसमें मतलब वाटर फिल हो जाता है तो उस टाइम पे ये क्या होता है? स्वॉलन अप हो जाती है और ये खुल जाते हैं गार्ड सेल्स। और जब ये पानी वाटर लॉस हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो ये वापस श्रिंक हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, जिससे क्या है? स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर खुल जाते हैं। ये मतलब वाटर पे डिपेंड करता होता है कि अगर वाटर ज्यादा है तो स्वॉलन अप होके गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगी, अगर वाटर कम है लॉस होके क्या हो जाएगी? वापस श्रिंक हो जाएगी। अब स्टोमेटल पोर की फंक्शनिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा पोर्स। तो पहला तो है ट्रांसपीरेशन। पहली बात तो ये समझो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? प्लांट की लीफ से वाटर का इवेपोरेट होना ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है? तो स्टोमेटा हेल्प करती है लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फ्रॉम द लीफ सरफेस। तो इसके जो वाटर एक्सेस है उसके लॉस को रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा हेल्प इन रिड्यूस, कम करने में क्या करती है? हेल्प करती है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का जो एक्सचेंज है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेना है, लीव्स के अंदर ऑक्सीजन छोड़ना है या ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? यही स्टोमेटल पोर्स ही कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टोमेटल पोर, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टोमेटा ओपन्स ऑन स्वेलिंग, वाटर इंटर्स, जैसे पानी आता है स्वेल होने पे, जैसे मैंने आपको बताया था क्या हो जाती है? गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं। स्टोमेटा क्लोजेस ऑन श्रिंकिंग, जैसे वाटर लीव होता है, पानी चला जाता है, गार्ड सेल्स लीव्स क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ये चीज है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान में रखना। और एक चीज ये है फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट, कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं जिनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायरमेंट तो मतलब कम रहती है, लेकिन वो वहां पर पानी होता नहीं है डिजर्ट में, रेगिस्तान में पानी नहीं होता ना,
तो वहां पर उसमें कैसे ये काम करते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि उनके जो लीव्स होती हैं वो लीव्स थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? थ्रोन्स यानी कांटों में। क्यों? क्योंकि आप वो लॉस को, वाटर लॉस को रोक सके, ज्यादा वाटर लॉस हो नहीं। तो स्टोमेटा, पहली बात इस वजह से स्टोमेटा रात को खुलते हैं। क्यों? क्योंकि रात को ओपन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। अगर दिन में ओपन हुए तो वाटर लॉस हो जाएगा। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या करते हैं? टू रिड्यूस वाटर लॉस टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। किसके लिए? वाटर कंजर्व करने के लिए, पानी को रोक मतलब सेव करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन एट नाइट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ली गई थी उसी का यूज इसमें कर लेंगे, दिन में यूज कर लेंगे, ताकि क्या है, बहुत शातिर होते हैं ये डिजर्ट प्लांट, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना भी, जिसको परिस्थितियां सिखाती है उनको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, तो वो वाली बात है। इसी वजह से उन्होंने परिस्थितियों से सीखा है कि हमें रात के टाइम पे क्या लेनी है? कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, और दिन में इसका यूज कर लेना है। तो ये चीज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे अपना क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019, 2021, 2024 में पूछा गया है। Which one of the following conditions is true for the state of stomata? A green leaf shown in the given diagram. Large amount of water flows into the guard cell. गार्ड सेल में बहुत ज्यादा पानी है, तो ये तो ओपन होनी चाहिए थी। गैसोसियस ऑकरिंग इन लार्ज अमाउंट, नहीं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल, शुगर वाला ठीक नहीं है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, बाहर निकल गया, इसी वजह से क्या हो गई है? ये क्लोज हो गई है गार्ड सेल। इसका सही आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन देख लो, 2018, 2022 और काफी बार पूछा गया है, सैंपल पेपर में भी दिया है सीबीएसई ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, स्टोमेटा क्या है। वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स? प्लांट्स में कहां होते हैं। स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के 2 फंक्शन बताओ। आल्सो एक्सप्लेन हाउ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज रेगुलेटेड। तो सारी बातें ही पूछ ली इन्होंने। स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके? अंडर साइड द लीव्स के। फंक्शन 2 कोई भी, एक्सचेंज गैसेस का होना और ट्रांसपीरेशन, ये इसके क्या हो गए? फंक्शन हो गए। और रेगुलेशन कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल्स के द्वारा। किस तरीके से? वाटर के द्वारा। अगर वाटर अंदर आया है, स्वोलन अप हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अगर वो उसमें वाटर निकल गया है, श्रिंक हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ये चीज है। ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट बार बार पूछा जाता है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020, 2022, 2023, 2024 एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि आपको ये एक्टिविटी मतलब जरूरी होती है किसको शो करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या करता है, अपने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A student sets up an experiment to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He places a potted plant in a transparent airtight bell jar. Inside the jar, he also keeps a watch glass containing potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या रख देता है? यहाँ पर एक पॉट रख देता है, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखता है? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है, वहां से ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दिस एक्सपेरिमेंट? पहला क्वेश्चन जो मैंने आंसर ही कर दिया। व्हाट इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट? व्हाई इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट सेटिंग अप द apparatus? क्यों रखा है इसको सनलाइट में? तो फोटोसिंथेसिस देखनी है, तो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो कैसे होगी? सीधी सी बात है। What result will confirm that CO2 is necessary for photosynthesis? कौन सा रिजल्ट करोगे इसके लिए? इसके लिए रिजल्ट होता है आयोडीन टिंचर टेस्ट, जो स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? स्टार्च की प्रेजेंस को। इस पे तो मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्च वाली, तो इंस्टाग्राम पे पड़ी है, उस पे देख सकते हो, साइंस विद गुरनील के साथ। QH ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्री एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्यों रखते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, ये सारी चीजें भी एसेंशियल है जो हम उसको प्रोवाइड करवानी होगी। आफ्टर ए फ्यू आवर्स इफ वी टेस्ट द लीव्स विद आयोडीन सॉल्यूशन, किसके साथ में? आयोडीन सॉल्यूशन। अगर वो टर्न नहीं होता ब्लू ब्लैक कलर में, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसमें ये स्टार्च नहीं बना है, विच इंडिकेट्स द स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड।
दिस कन्फर्म्स दैट द CO2 इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर स्टार्च बना होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। तो ये बात है। एनसीईआरटी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। वैसी सी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, यहाँ पे प्लांट लीजिए, उसमें इसको रखिए लीफ में, और उसको एम टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, क्लोरोफिल जरूरी है किसके लिए, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसको प्रोसीजर को पढ़ लेते हैं। टेक ए पोटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। कोई भी टाइप का प्लांट ले सकते हो आप, चाहे तो मनी प्लांट ले लो, चाहे दूसरा क्रोटॉन्स का प्लांट ले लो। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। तो 3 दिन के लिए अंधेरे वाले कमरे में रख दो, ताकि क्या है, सारे का सारा स्टार्च जो है यूज हो जाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब 6 घंटों के लिए कम से कम उसको सनलाइट में रखो। प्लग के लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन शीट ऑफ पेपर। अब ग्रीन एरिया को आप क्या करो, इसमें ट्रेस करो और उसको देखो। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर इन ए वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगन्स टू बॉयल। दो इसको क्या कर दो आप, कुछ टाइम के लिए वाटर बाथ दो और हीट दो अल्कोहल के साथ में, ताकि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड heat till the alcohol begins to boil। तो करते रहो। Now dip the leaf in the dilute solution of iodine। किसके सॉल्यूशन में रखो, आयोडीन के। for few minutes take out the leaf and rinse off the iodine solution। अब उस लीफ को बाहर निकालो और रिंस ऑफ करो। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of leaf done in beginning। अब जो पहले हमारे पास में लीफ थी उसके साथ में इसको कंपेयर करो, तो आप ये पाओगे कि अब जो एक्टिविटी है आपने देखी है, तो ये चीज क्या है कि जिसमें जहां पर आयोडीन स्टार्च बना होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर लगभग आपका हो जाएगा ब्लू ब्लैक, अदरवाइज उसका कलर वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो ये चीज है, ये इंडिकेट करता है कि क्लोरोफिल इसके लिए नेसेसरी। जहां पर क्लोरोफिल होगा वहीं पर क्या होगी, ये इसमें कन्वर्ट कर पाएगा, मतलब स्टार्च बना पाएगा। तो ये चीज है। एनसीईआरटी एक्टिविटी ये हम कर चुके हैं, पहले ही पोटेड प्लांट में ये रख चुके हैं और इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। CO2 की एसेंशियलिटी को दिखाने के लिए क्वेश्चन के तौर पे हमने इसको पढ़ लिया था। तो ये हमारा यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब दूसरा पार्ट जो न्यूट्रिशन के टाइप का था वो कौन सा था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अब हम ये मत सोचना कि मैं तो अपना खाना खुद बना सकता हूं, मुझे तो मैगी बनानी आती है, नहीं। वो खाना बनाने का मतलब ये है कि हमें बाहर से कुछ भी नीड ही ना हो, यानी कि हम इनऑर्गेनिक मैटर से काम चला दें। क्या कार्बन डाइऑक्साइड खा के जिंदा रह लोगे? आपको क्या है, या तो आप प्लांट खाओगे, गेहूं खाओगे, राइस खाओगे, या कोई नॉन वेज खाता है तो वो चिकन खाएगा, मटन खाएगा, कुछ तो खा रहे हो ना बाहर, कोई तो ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो। तो वो चीज के टाइप बात हो रही है यहाँ पर, ये नहीं हो रही कि रसोई में गए अपना खाना खुद बना लिया। और एक चीज रह गई, वो ये थी कि ऑटोट्रॉफी में जो लीफ होती है उसको किचन ऑफ द सेल, उसका प्लांट भी कहा जाता है, प्लांट का किचन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका खाना वहीं पे बनता है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इस चैप्टर में 3 एग्जांपल में 3 टाइप्स में बांटा गया। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक वो न्यूट्रिशन होता है जो डेड प्लांट से, डेड डिकेइंग मैटर से एनिमल्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फूड को, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल है यीस्ट, मशरूम, आप देख सकते हो यहाँ पे मशरूम, ये वाला भाई साहब मशरूम, मशरूम टिक्का। चलो छोड़ो, मुंह में पानी आएगा, क्या फायदा। पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, बॉडी के यहाँ अंदर रहेंगे, वहीं से क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फीड। तो कौन सा है, एक टेपवर्म है जो अंदर आंत में पाया जाता है, लाइस है जो सिर में जुएं पड़ती हैं उसी को कहते हैं लाइस, और एक एग्जाम्पल और लिख लो, कैस्कटा, अंबर बेल जिसको कहते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर पाई जाती है, ये भी पैरासाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करती है। होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन,
होलोजोइक वो होता है जो इंजेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी कि ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या अब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, असिमिलेट करते हैं, फिर उसमें बचे हुए वेस्ट मटेरियल को इजेस्ट करते हैं। वो चारों पांचों प्रोसेस जिसमें पाई जाती है उसको कहते हैं होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। इसको ह्यूमन बीइंग शो करते हैं और अमीबा भी शो करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे और अमीबा में भी पढ़ेंगे, तो ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये फिर से आ गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स टेकन एंड देन ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बाहर से लेते हैं और उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके फिर ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उसी को अपने क्या कहते हैं, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें अमीबा आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स पासेस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इनमें पाया जाता है। हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ वो क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं, उनको कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं यानी वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स का एग्जांपल डियर हो गया, ये हो गया बफलो हो गया, कैट तो नहीं, काऊ हो गया, ये इसके हैं। कार्निवोर्स का टाइगर हो गया, उसमें लॉयन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है। ओमनिवोर्स ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये ओमनिवोर्स के एग्जांपल है। सैप्रोफाइटी टाइप का न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म यूजुअली फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो सड़ गल रहा है उसको खाते हैं, उसको सैप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, एक इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन भी हो सकती है कि जब खाना खाने से पहले, फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ही क्या कर दिया जाए, पहले ही खाने से इंजेस्ट करने से पहले ही सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाए, तो उसको भी क्या कह देते हैं, अपने सैप्रोफाइटी टाइप का न्यूट्रिशन कह देते हैं। जो ये शो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। कौन शो करता है, फंगी, यीस्ट, मशरूम, ये सारे क्या शो करते हैं, सैप्रोफाइट टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। पैरासाइटी टाइप की न्यूट्रिशन की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो अंदर रहेगा या बॉडी के बाहर रहेगा, उसी को अपने क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासाइटी टाइप का न्यूट्रिशन कहते हैं। और साथ में जिस बॉडी पर वो रहता है, जिस बॉडी के अंदर रहता है या बाहर रहता है, उसको कहते हैं होस्ट बॉडी। क्या कहते हैं, होस्ट बॉडी, उसको बिना मारे, किल विदाउट किलिंग देम। इसका एग्जांपल है लाइस, टेपवर्म, ये इसके क्या है एग्जांपल। और ये भाई सब साइंस विद कुनी मेरी फोटो है, अच्छी वाली फोटो, देख लो, फोकस कर दो उस पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। यहां पर तो इसी प्रोसेस को अपने को समझना पड़ेगा। तो देखो, अमीबा में 5 स्टेप का प्रोसेस चलता है। कौन कौन सा, यहां पे लिख लेते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, और ये कहा जाता है इंजेशन। इसी को होलोजोइक कहते हैं। ये 5 प्रोसेस शो होती है। सबसे पहले कोई भी फूड पार्टिकल न्यूक्लियस के या फूड पार्टिकल जैसे अमीबा के पास में आता है, तो वो क्या करता है, अपनी बाहों को ऐसे फैलाता है। बाहें मतलब उसकी बाहों को कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। उस बाहों को ऐसे फैला के फूड को क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है। उसको फूड वैक्यूल को, यहाँ पर इंजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर वो यहाँ फूड को अंदर लेके क्या प्रोसेस शुरू कर देता है, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू कर देता है, यानी कि खाने को पचाना शुरू कर देता है। डाइजेस्ट करने के बाद में उसकी इतनी बड़ी बॉडी में, सिंगल सेल की बॉडी, बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी में क्या कर देता है, फैला देता है। छोटा होता है, मतलब चिंटू सा, पिद्दू सा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब सिंगल सेल्ड होता है। चलो छोड़ो। तो वहां पर उसको क्या कर देता है, इसको ऑब्जॉर्व करेगा, एसिमिलेट करेगा पूरी बॉडी में, और जो बच गया है उसको वैसे ही सूडोपोडिया बना के बाहर निकाल देगा। और जो अंदर लेने की प्रोसेस होती है, ये आपने 9th में पढ़ा है, इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, फूड को अंदर लेता है। ये नीचे लिखा भी है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस इसमें क्या होती है, कंप्लीट होती हैं। इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इसको ढंग से पढ़ लेना भाई। डायग्राम बना के देख लेना, डायग्राम जैसा मर्जी बना सकते हो, अपनी शेप चेंज करता रहता है। बैरूपिया होता है, कैसी भी शेप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करना, आप ऐसे 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 भी कर लो, बंद होना चाहिए, लेकिन बकवास फालतू का डायग्राम भी मत बनाना, सुंदर लगे ऐसा बनाना। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि हमारे अंदर खाना पचाने की क्या प्रोसेस होती है, कैसे खाना पचाते हो आप लोग।
यानी कि आप बर्गर पिज्जा ये सब सारा दिन गटकते रहते हो, चिप्स वगैरह, तो इसको कैसे पचाते हो, कैसे आपका शरीर इसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन निकालता है, न्यूट्रिएंट्स निकालता है इसमें से। देखो अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, पहली बात करते हैं अपने किसकी, डाइजेशन की। डाइजेशन से पहले अपने इंजेशन की बात कर लेते हैं। इंजेशन क्या होता है कि फूड को अंदर लेना, फूड को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन। जैसे ही आपने फूड अंदर रखा, इंजेशन की प्रोसेस कंप्लीट, और फिर शुरू होती है डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन क्या होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को, लार्ज फूड सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है, किसमें, सिंपलर और स्मॉलर सॉल्युबल फॉर्म्स में, जो वो अपने हमारे ब्लड में क्या हो सके, घुल सके, उसको उसमें तोड़ा जाता है। और यही क्या है, एंजाइम्स के थ्रू या मतलब हमारे टीथ के थ्रू, कुछ फिजिकल की वजह से होता है, कुछ क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी कि केमिकल एक्शंस की वजह से, कुछ फिजिकल एक्शंस कुछ केमिकल एक्शंस। फिजिकल एक्शंस यानी दांतों से चबाना, केमिकल एक्शन यानी कि उस पर HCl डाल दिया या हमारी बॉडी ने, आगे पढ़ते हैं हम क्या कुछ होता है। तो these simpler substances are then absorbed by different parts of body। अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, बॉडी के absorb हो जाते हैं। The entire group of organ involved in this process is called the digestive system। जो इस प्रोसेस में सारे इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना भाई। तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी में दो हिस्सों में कंप्लीट होता है। दो चीजें इसमें क्या करती हैं, काम करती हैं, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ऑर्गन्स। तो हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल, जो आप यहाँ से देख रहे हो, जो माउथ से शुरू हो जाती है और यहाँ पर एनस पे जाके खत्म होती है। इसी को क्या कहते हैं, पूरी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि माउथ, उसमें बाद में टंग, टीथ, एपिग्लोटिस, एसोफेगस, स्टमक, और फिर आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ये सारे ऑर्गन किस में आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन सी हो जाती हैं, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाती है, लीवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है। ये सारे क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जो है लॉन्ग होलो शेप, होलो ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन थ्रू विच पासेस। तो हमारी वही बात हमने की है, जिसके फूड हम क्या करते हैं, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है एनस से, और माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। तो यहीं से क्या है, ये है एक्सेसरी ऑर्गन्स जो इसके साथ में काम करते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, लीवर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी चीजें, ये हमने बात कर ली थी पहले। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये मान के चलना 10th में इसमें से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो बस मान लो कि वाहियाती पेपर बनाया है, इसमें से क्वेश्चन 100% ही आता है। पूछते पूछते इतना बड़ा टॉपिक है, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेते हैं। इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल को इनटेक करना, डाइजेशन, फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में, ऑब्जॉर्प्शन, अब जो डाइजेस्ट फूड है उसको ऑब्जॉर्ब करना कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ऑब्जॉर्प्शन कहलाता है। असिमिलेशन, यूटिलाइज करना फूड प्रोडक्ट्स का, उनको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक, सेल्स तक पहुंचाना। इजेशन, बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। तो चलो शुरू करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउथ, यानी कि बक्कल कैविटी, यानी कि हमारा जो पहले जिसमें फूड को हम रखते हैं। तो माउथ जो टीथ है, ये क्रश करते हैं फूड को यूनिफॉर्म टेक्सचर में, यानी कि हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग चबाते हैं फूड को और उनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, च्यू करते हैं अच्छे से। टीथ भी 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आगे के जो 4 दांत हैं उनको कहते हैं इंसीजर, जो आगे के 4 होते हैं उनको कहते हैं इंसीजर। फिर जो तीखे होते हैं उनको कहते हैं कैनाइन। फिर उसके बाद में जो जाड़े होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। और फिर लास्ट वाली जड़ों को कहा जाता है मोलर। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। 32 टीथ होते हैं हमारे में, 16 लोअर जो में, 16 अपर जो में। चलो ये बात होगी कंप्लीट। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट सलाइवा सिक्रीट करते हैं। कौन सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे क्या है लोअर टंग में रहती है, जोज में रहती है, जो सलाइवा सिक्रीट करती है। हमें ये ध्यान रखना है कि सलाइवा का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा सलाइवरी एमाइलेज
इसको कहते हैं। इसमें स्लाइवरी एमाइलेज जो है एंजाइम होता है जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का शुगर में, स्टार्च को सिंपलर शुगर में तोड़ देता है। कौन? स्लाइवरी एमाइलेज। द टंग मिक्सेज फूड विद स्लाइवा हेल्प्स इन स्वेलिंग, जो इसमें क्या करती है, फूड में मिक्स हो जाती है, जिससे फूड स्लिपरी हो जाता है, जिससे हम इनहेल कर सकते हैं, और सॉरी इनहेल नहीं कर सकते, स्वोलन कर सकते हैं, यानी कि निगल सकते हैं आसानी से फूड को। और इसके साथ में एक चीज और भी लिख लेना, ये बैक्टीरियाज को भी किल करती है। कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप के बैक्टीरियाज को क्या कर देते हैं, किल कर देती है। कौन? सलाइवा। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप है, जो माउथ को और हमारे स्टमक को जोड़ने का काम करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ओइसोफेगस जो है हमारे माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। नो डाइजेशन अकर्स यार, यहाँ किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता, बस ये फूड को पहुंचाने का काम करती है। फूड पुशेस डाउन बाय पेरिस्टाल्सिस मेथड्स, यानी कि पेरिस्टाल्सिस यानी कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। जैसे आप मतलब कि इस तरीके से चलती है, यहाँ से दबी, फूड आगे गया, फिर यहाँ से रिलैक्स, यहाँ से इस तरीके से फूड को आगे पास करने का काम करती है। जैसे आप कभी कभार कोलगेट खत्म नहीं हो जाता, दबा दबा के पीछे से कोलगेट निकालते, उसी तरीके से ये फूड पास करती है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारी पूरी लगभग एलिमेंट्री कैनाल में चलती रहती है, कहीं कम हो सकती है, कहीं ज्यादा, पर चलती रहती है। विच इज ए रिदमिक contraction and relaxation of muscle cells in the wall of the alimentary canal। वही चीज है, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल सेल्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनमें होने वाले कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसी को क्या कहते हैं अपने, ये चीज कहा जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, सॉरी वही टॉपिक चल रहा है। स्टमक, स्टमक की अगर बात करें, स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा? ये लग नहीं रहा आपको? जे भाई साहब, जे। ठीक है, तो ये इस टाइप का मस्कुलर ऑर्गन होता है। इस सक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस इसमें से सक्रीट होता है, जिसमें क्या 3 चीजें रहती हैं, एक तो HCl भाई साहब रहते हैं, एक पेप्सिन रहता है, और एक भाई साहब रहते हैं म्यूकस। तीनों का काम क्या है? HCl जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, यानी ये इसका जो pH लेवल है वो 1.8 होता है, यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक, जो क्या करता है हमारे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से क्या है, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसके से क्या हो जाता है, ये पेप्सिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। और जर्म्स को भी किल करने का काम कौन करता है? ये करता है। एक मिनट भाई, फोन आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। कौन? पेप्टाइड, चलो जो भी है, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। कौन? पेप्सिन। म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या है कि अब देखो 1.8 HCl, अगर इतना हाथ पे गिरे तो हो सकता है हाथ भी जल जाए, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, हाईली एसिडिक। तो हमारा स्टमक कैसे बच पाता है? तो स्टमक बच पाता है इस म्यूकस की भाई साहब की मेहरबानी से। यह कहता है मैं हूं ना भाई, मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, HCl की तेरे पे नहीं चलने दूंगा। तो वो क्या करता है, अंदर इस वॉल पे लेयर बना लेता है, किसकी? म्यूकस की, और बचा लेता है इसको, मतलब एक ही झटके में बचा लेता है। इस तरीके प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड, एसिड से इनर लाइनिंग को बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 to 4 hours, बट इट डिपेंड्स ऑन द फूड, फूड पे डिपेंड करता है। कुछ फूड रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड, कुछ कम टाइम के लिए रहते हैं, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि अपने दाल दलिया खिचड़ी जो हम सिंपलर होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रुक जाते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी कि जो हमारा स्टमक आगे जाके किससे जुड़ता है? इस लार्ज इंटेस्टाइन से। ज्यादा ही दूर बना दिया, ये यहां रख लो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। नाम छोटा काम बड़ा, यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा जो पार्ट है वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम ही स्मॉल है लेकिन स्मॉल है नहीं। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट है। अबाउट 7 मीटर इन ह्यूमंस, हमारी उतनी हाइट भी नहीं होती, 7 मीटर यानी कि 21 फीट जितना क्या होता है इसकी हाइट रहती है, इसलिए लेंथ रहती है एलिमेंट्री कैनाल की। इट इज एंड हाईली कोइल्ड, यानी कि उलझी हुई रहती है अपने में, तो गुत्थम गुत्थी हुई रहती है। तो ये चीज है। इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, यहां पर जाके डाइजेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट, और ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है शुरू। तो ऑब्जॉर्प्शन जो होता है, इट रिसीव्स डाइजेस्टिव सिक्रीशन, कुछ इसमें डाइजेस्टिव सिक्रीशन आके मिलते हैं। एक तो लीवर से आके मिलता है बाइल जूस। कौन मिलता है? बाइल जूस, यहीं पे मिल जाता है आके बाइल जूस। लीवर यहाँ पर क्या है?
लीवर जनरेट करता है और गाल ब्लैडर में रुकता है बाइल जूस, और इसमें आके मिल जाता है। और ये क्या करता है, उस जो मीडियम था ना एसिडिक, उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, यानी कि बेसिक मीडियम अल्कालाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, इमल्सिफिकेशन करता है इमल्सिफाइड फैट का, यानी कि फैट को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और जो टूट के बनी है उसको क्या कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज को ब्रेक डाउन करता है फैट्स को सिंपलर ड्रॉपलेट्स में, ये चीज कौन करता है, लीवर, और पैनक्रियास से आके मिलता है पैनक्रियाटिक जूस जिसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जो ट्रिप्सिन है वो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को, किसको, प्रोटीन्स को। देखो इन ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, हो गया याद। और लाइपेज किसको, फैट को डाइजेस्ट करेगा। और जो अमाइलेज, अमाइलेज तो पहले से पता आपको, अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये तीनों डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो फाइनल डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, जो क्या कर देती है, वो प्रोटीन को तो बदल देती है अमीनो एसिड्स में जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है, कार्बोहाइड्रेट को बदल देती है ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में, जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर सकती है, और फैट्स को बदल देती है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, अब्सॉर्ब, यानी कि ब्लड में जो सोल्यूबल फॉर्म की हम बात कर रहे थे वो सोल्यूबल फॉर्म यही तीनों हैं जो हमारी ब्लड क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। तो ये चीज है। तो अब पढ़ते हैं आगे हम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अब्जॉर्प्शन में सबसे बड़ा रोल रहता है किसका, विल्ली भाई साहब का, बिल्ली नहीं बिल्ली, विल्ली, ठीक है। जो इनर लाइनिंग है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहती है, इस तरीके से उंगलियों जैसे निकली हुई रहती है, या फोटो में देख सकते हो आप, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी, जो क्या करती हैं, उनके साथ में रहती है बहुत लार्ज ब्लड वेसल्स, क्या रहती है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स, जो इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया, और साथ में जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है वो अब्सॉर्ब कर लेती है किसको, जो फूड हमने खाया, इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और फिर वो यूज होगा, यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी में, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए, इन सारे कामों के लिए। अब आती है बात किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, यानी कि बड़ी आंत हमारी है, नाम लार्ज है लेकिन है स्मॉल से छोटी, छोटे नहीं बड़े, बड़े नहीं छोटे, मतलब चलो। The large intestine absorbs water and salt from undigested food। तो इसमें भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, जो साल्ट और वाटर रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग फीसेस एंड प्रिपेयर्स द वेस्ट ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये क्या करती है, जमा करती है फीसेस को, यानी कि वो बचे हुए मटेरियल को और वेस्ट को, जो इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है, फिर ऐसे ऐसे जाता 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 यहाँ आके रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, फिर हमारे वॉलेंट्री एक्शंस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये चीज है। एनस जो हमारे लास्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कनाल की, पहली ओपनिंग, दो ही तो ओपनिंग है, एक माउथ और एक क्या, एनस। एनस जो है वो इंजेक्शन प्रोसेस को, रिमूवल को, डाइजेस्ट को कंप्लीट करता है, डाइजेस्ट को नहीं भाई साहब, इजेस्ट को, बाहर निकालने प्रोसेस को फ्रॉम द बॉडी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस इज कंट्रोल्ड बाय एनाल स्फिंक्टर। ये पूछ लिया था, पता नहीं 2023 के, पता नहीं 24 के एग्जाम में पूछ लिया था, एनाल स्फिंक्टर क्या होता है, क्या काम है। तो एनाल्स जो रिंग होती है एनस पे लास्ट वाली, जो कंट्रोल करती है इस बाहर निकलने की प्रोसेस को, यानी कि जो फीसेस हैं, जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालने को जो कंट्रोल करती है वो कौन है, एनाल स्फिंक्टर। एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, मतलब उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लंबा होता है, किससे, इससे, कार्निवोर्स से। तो क्यों होता है ऐसा, तो सीधी सी बात है कि उनमें क्या है, जो ओमनिवोर्स घास फूस खाते हैं उनमें पाया जाता है सेल्यूलोज, क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, जो कि मुश्किल से पचता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि सेल वॉल किससे बनी होती है प्लांट्स की, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है, थोड़ा मुश्किल से पचता है, जिसकी वजह से वो टाइम लगता है उसको पचने के लिए, इस वजह से देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस वजह से उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उनकी लेंथ ज्यादा होती है। तो ये चीज है। चलो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ डाउट वगैरह हो तो
कहाँ ही होंगे, सारे तो करवा दिए, फिर भी हैं, दोबारा देख लो। नहीं चलो बता देगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। 2019, 21, 23, 25 which enzyme is secreted in mouth and what does it digest? माउथ में कौन से टाइप का एंजाइम जो है वो secrete होता है और क्या डाइजेस्ट करता है? तो पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, कौन सा होता है भाई साहब? तो सीधी सी बात है, पहले आप बताओ आंसर। हाँ ठीक है, हाँ सही बता रहे हो, अमाइलेज। ठीक है, सीबीएसई इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस सेक्रेटेड इन द लोकेशन 1 2 3 1 2 3। एक तो यहां पर माउथ में और एक लीवर में और एक पेनक्रियाज में कौन कौन से टाइप के जूस रिलीज होते हैं, तो बताना है हमें। तो पहला तो चलो यहां पे तो हो गया अमाइलेज, पहले तो आपको बताना चाहिए। ए पे तो, दूसरे पे होगा बाइल, तीसरे पे अपने क्या है पेनक्रेटिक जूस, जिसमें सारी रहते हैं। देख लेंगे इसमें से कौन सा दे रखा है इन्होंने, पहले में माइलेज दोनों में ये सही है दोनों, दूसरे में बाइल ये तो गलती होगा भाई, तो ये हमारा क्या होगा सही। तीसरे में ट्रिप्सिन दे रखा है, वैसे पेनक्रेटिक जूस में 2-3 चीजें कंटेन करता है। ठीक है, स्टेट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल और पेप्सिन, इनके फंक्शन बताने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं भाई, ये तो पढ़ ही लेना है, मतलब रट ही लेना, याद ही कर लेना अच्छे से, भूल मत जाना। नहीं तो अगर ये क्वेश्चन भी भूलोगे ना तो फिर तो बस ये मानो कि आपका बेड़ा तर गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम स्टमक में क्रिएट करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिन एंजाइम को, हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करता है, जिससे क्या है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने से पेप्सिन ढंग से काम कर सके। बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर में क्या होता है सिक्रीट होता है, ये सारी चीजें। हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। मेक्स द मीडियम एल्कलाइन सो दैट द पेनक्रेटिक एंजाइम्स कैन वर्क, तो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है स्टमक में, और ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर पेप्टाइड्स में एसिडिक मीडियम में। तो ये आ गया रेस्पिरेशन। चलो हम यहीं पर आज का टॉपिक है कंप्लीट करते हैं। जुड़े रहिए साइंस विद गुरनील के साथ में, फॉलो कीजिए, फॉलो तो वो यूट्यूब पे नहीं होता ना, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में एक आधा लाइक भी कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट भी लिख दो, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि एक और भी टीचर आ गया यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा है अच्छे से साइंस, है ना। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।